नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम विज्ञान खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं ताकि आपकी इस खंड की तैयारी हो सके बेहतर और आप परीक्षा में हासिल कर सकें सफलता। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह के प्रमुख प्रश्न कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, एरुसिक एसिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक प्रकार का फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से भारतीय सरसों से निकाले गए सरसों के तेल में पाया जाता है। दूसरा है, उच्च एरोसिक एसिड वाला सरसों का तेल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह हृदय रोग उत्पन्न कर सकता है और यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए, जो एरोसिक एसिड होता है वो सच में एक प्रकार का फैटी एसिड होता है। पहला कथन आपका सही है। और जो सरसों का तेल निकाला जाता है उसमें ये पाया जाता है। साथ ही साथ दूसरा कथन है, एरोसिक एसिड वाला सरसों का तेल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त भी होता है क्योंकि इससे हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है और यकृत को भी यह हार्म पहुंचा सकता है। तो आपके दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो सी विकल्प आपका सही होगा। अब देखिए, भारतीय सरसों की जो फसल है उससे जब निकाला जाता है तो इसमें फैटी एसिड जो होता है, इसमें फैट की मात्रा आप देखें 40 से 54% तक, जो कि फैटी एसिड का एक हाई लेवल है उसको दर्शाता है। तो इसलिए आपका पहला कथन सही है। और एरुसिक एसिड के जो हाई लेवल वाले सरसों के तेल है उसको जब आप खाएंगे तो आपको हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है, आपका यकृत जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है, साथ साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी ये बन सकता है। इसलिए दूसरा भी सही है। ये तेल विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे जो उन्नत देश हैं उसमें अवांछनीय तो है ही। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतत विमानन ईंधन यानी एसएएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उत्पादन कृषि अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और वानिकी अवशेषों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। दूसरा है, इसमें पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम करने की क्षमता है। अब देखिए, यहां पर दोनों कथनों को देखें तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो सी विकल्प यहां भी सही होगा। क्योंकि जो एसएएफ होता है यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता है, उसकी खास बात यह होती है कि जो पारंपरिक जो जेट ईंधन होता है यानी जेट विमानों में जो ईंधन पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है उसकी तुलना में जब इसको देखेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें 80% कम का उत्सर्जन होता है। तो ये बहुत ही कारगर तकनीकी है, दूसरा कथन सही है। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो जो भी अपशिष्ट होते हैं कृषि के, चाहे नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट होते हैं या वानिकी के ठोस अपशिष्ट होते हैं, उससे इन नवीकरणीय स्रोतों से इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्षमा करिएगा, यहाँ पर कौन सा सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है तो इसलिए यहाँ से डी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सही कथन आपके हैं। सही नहीं पूछा है तो नहीं पर ध्यान देना है, डी आपका हो जाएगा विकल्प। अब देखिए, एसएएफ का प्रोडक्शन अगर बात करें तो जो कृषि अपशिष्ट हो गया, नगर पालिका अपशिष्ट हो गया, इन सबसे इनको बनाया जाता है। और पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ये 80% तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करते हैं। तो ये भी कथन आपका सही है। चूंकि सही नहीं पूछा था इसलिए हाथ से आपका डी विकल्प सही हो गया, यहाँ पर डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है, यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत रूस संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया है। दूसरा है, यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत का पालन करती है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको कई बार बताया गया है और आप जानते हैं कि ये मिसाइल जो है वो भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। दोनों ही देशों की नदियों के नाम को मिलाकर इसका नाम रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत रूस का संयुक्त उद्यम है, ये सही है। और साथ ही साथ दागो और भूल जाओ के सिद्धांत का पालन भी करती है, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो क्या है, 290 किलोमीटर, और साथ साथ इसकी जो गति है वो 2.8 मैक, लगभग ध्वनि की गति का 3 गुना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के तौर पर इसको जाना जाता है। एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, इसका मतलब कि इसको जल से, थल से, वायु से, तीनों ही प्लेटफॉर्म से इसको दाग सकते हैं, यानी जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। सटीकता है, बहु क्षमता वाली मिसाइल है और मौसम की कोई भी परिस्थिति हो उसमें ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है, रात दिन दोनों समय में काम करती है, इसलिए कथन एक सही है। ब्रह्मोस का नाम आपको बताया ही गया, दोनों देशों की नदियों के नाम पर रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा रूस की। अब ये 2 चरणों वाली मिसाइल है, पहले चरण में ठोस प्रणोदक होता है और दूसरे चरण में द्रव रैमजेट इंजन होता है। फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये काम करती है, तो मार्गदर्शन की आवश्यकता इसको नहीं होती है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान मिशनों के लिए 3 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है भारत, जिसमें से कि भारती और मैत्री अंटार्कटिका में और हिमाद्री आर्कटिक में। ठीक है। और दूसरा है, भारत ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो देखिए, पहला कथन जो है, पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला जो अनुसंधान केंद्रों के नाम दिए गए हैं उसमें अगर देखें तो अनुसंधान केंद्र भारत के द्वारा भारती और मैत्री अंटार्कटिका क्षेत्र में है और हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में है। तो पहला कथन सही है। लेकिन जो स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी कि पोलर रिसर्च वेसल का जो भारत निर्माण करना चाह रहा है, विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया है, बल्कि इस पर MOU पर हस्ताक्षर किया गया है नॉर्वे के साथ। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो पहला केवल सही है, तो केवल एक यानी कि A विकल्प आपका सही होगा। देखिए, भारत में वर्तमान में ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान मिशनों के लिए 3 अनुसंधान स्टेशन यहाँ पर हैं, जिसमें कि अंटार्कटिका में भारती और मैत्री और आर्कटिक में हिमाद्री हैं। अब दूसरी बात जो थी वो ये थी, भारत की तरफ से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE और साथ ही साथ नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है कॉन्सबर्ग, इन दोनों के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। तो दूसरा आपका जो विकल्प था वो इस लिहाज से सही नहीं था। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक ऐसा जहाज बनाएंगे जो कि ध्रुवों पर जाकर रिसर्च का काम कर सकता है। यानी PRV क्या होता है, पोलर रिसर्च वेसल होता है, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, यहाँ पर ये वेसल जाएगा, ये जहाज जाएगा और रिसर्च का काम करेगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र की आवश्यकताओं के अनुसार इसको तैयार किया गया है। और इस पोत में क्या है, उन्नत उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि तैयार किया नहीं गया है, तैयार किया जाएगा, क्षमा करिएगा, क्योंकि अभी तो समझौता हुआ है MOU पर, इसको विकसित किया जाएगा। तो ये सारे उपकरण लगाए जाएंगे दक्षिण महासागर क्षेत्रों में, जो भी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसके हिसाब से गहरे समुद्री की जो जैव विविधता है उसका अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया जाएगा, ताकि ये सारे रिसर्च के काम ये कर सके। अगला है फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV, ये ड्रोन है और इस ड्रोन के संबंध में कुछ कथन है, इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, इस ड्रोन में आगे की ओर लगा कैमरा ऑपरेटर को लाइव वीडियो प्रसारित करता है। दूसरा है, स्वायत्त उड़ान क्षमताओं के कारण FPV ड्रोन को एक बार लॉन्च करने के बाद लगातार मानव हस्तक्षेप या रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए, जो FPV ड्रोन होता है, इस ड्रोन में आगे की ओर कैमरा लगा होता है, ऑपरेटर को लाइव वीडियो प्रसारित करता है, ये सही है, लेकिन इसको ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए दूसरा कथन आपका सही नहीं है, केवल पहला सही है। A विकल्प ही आपका सही होगा। देखिए, जो FPV ड्रोन होता है ये मानव रहित हवाई वाहन होता है, यानी इसको संचालित करने के लिए दूर से ही मानव संचालित करता है, इस पर सवार नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल किया जाता है। इसमें आगे की ओर कैमरा लगा होता है, वो क्या करता है, इस कैमरे से लाइव ये वीडियो दिखाएगा मानव को, लेकिन इससे ऑपरेटर को पायलट जैसा दृश्य दूर से दिखाई देगा। अब इसको ऑपरेटर को ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए आपका जो पहला कथन ही केवल सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इस ड्रोन को लगातार मैनुअल नियंत्रण की आवश्यकता होती है, यानी रिमोट कंट्रोल से FPV चश्मे के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसको उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये स्वायत्त नेविगेशन के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर है और इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। क्या है प्रश्न आज का, तो थ्रोम्बोक्टोमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो रक्त के थक्के यानी क्लॉट को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। दूसरा है, यह प्रक्रिया विशेष रूप से इस्केमिक स्ट्रोक के इलाज में उपयोगी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नए प्रश्नों के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।